हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 8th में हम कोशिका चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स को हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों क्लास 8th का चैप्टर आपका सेल, इस चैप्टर से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस के यानी बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें आपको मैंने कुछ प्रश्न करा दिए हैं। आगे हम कुछ और प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं बच्चों, बहुविकल्पीय प्रकार के ही प्रश्न कौन कौन से हैं। प्रश्न है आपका, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। चूज the correct statement। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? जीन्स आर located in the chromosomes, located in the chromosomes। ऑप्शन नंबर बी है, सेल इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, सेल इज located in the nucleus, cell is located in the nucleus, है ना। सेंटेंस को पढ़ते समझते चलेंगे। जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेल जो है कोशिका वो केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होती है। ये सेंटेंसेस हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। थर्ड स्टेटमेंट है आपका, क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियोलस, chromosomes are located in the nucleolus। और ऑप्शन नंबर डी है, membrane surrounds the nucleus। अब क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि आपको सही कथन का चुनाव करना है और उस पे सही गलत का निशान लगाना है। तो पहले हम ऑप्शन नंबर ए पर देखेंगे। लिखा हुआ है कि जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम, यानी जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम पर ही मौजूद होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपको मुझे करेक्ट लग रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम और तीनों ऑप्शंस भी देख लेते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है उस पर ही हम सही का निशान लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी में दिखा दिया गया है, सेल इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, यानी कि जो कोशिका होती है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, लोकेशन उसकी जो होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? एकदम बिल्कुल रॉन्ग हो गया, क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ना कि न्यूक्लियस के अंदर सेल प्रेजेंट होती है ना। फर्क को समझने की कोशिश करेंगे। न्यूक्लियस कोशिका के अंदर होता है, ना कि कोशिका न्यूक्लियस के अंदर, है ना। दोनों बातों में अंतर है। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका हो गया रॉन्ग। सी ऑप्शन क्या बता रहे हैं? क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियोलस, यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो केंद्रिका के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये भी रॉन्ग हो गया, है ना। चौथा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, वो है
कि सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स द न्यूक्लियस। तो बच्चों न्यूक्लियस को सराउंड करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और सेल को सराउंड करने के लिए सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी आपका रॉन्ग हो गया। तो सबसे सही आंसर कौन सा है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम्स। देखो ग्रीन जीन्स जो है वो आपका, आप सबको पता है जीन्स के बारे में कि जीन्स जो है वो यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस होती हैं, यानी कि जीन्स के थ्रू ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण ट्रांसफर होते हैं। माता पिता से बच्चों में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं वो जीन्स के थ्रू ही होते हैं, जीन्स ही उसका तरीका है, उसी से वो ट्रांसफर होते हैं। और न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर मौजूद होता है। जैसे मान लो ये एक सेल है तो न्यूक्लियस इसके अंदर होगा, है ना कि बाहर, है ना। तो ये क्या है? ये है न्यूक्लियस और ये है सेल। इसके अंदर क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जिसको आप साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। जीन्स जो है वो क्रोमोसोम के अंदर होते हैं, आप सबको पता है। ठीक है। तो बच्चों इसमें से जो सबसे सही आंसर लिखना है आपको वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्रोमोसोम्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, न कि न्यूक्लियोलस के अंदर। यानी कि यदि हम न्यूक्लियस, अगर हम इसकी थोड़ा सा न्यूक्लियस की अलग से बात कर लें तो ये है यदि न्यूक्लियस, ये यदि केंद्रक है तो केंद्रक के अंदर छोटा सा स्पॉट होता है जिसको हम केंद्रिका कहते हैं या न्यूक्लियोलस कहते हैं। लेकिन जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम बाहर ही मौजूद होता है, अंदर नहीं मौजूद होता, है ना। जेनेटिक मटेरियल जो है, उलझे हुए धागों की संरचना बाहर होती है, तो यहाँ पे गुणसूत्र मौजूद होते हैं तो केंद्रिका के बाहर ही होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी है सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स द न्यूक्लियस, तो वो तो एकदम ही गलत है। न्यूक्लियस को सराउंड करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये जो है ये है सेल मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम सही है ना। अब इसको करेंगे, समझ लिया आपने, इसको आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, एक और क्वेश्चन देखेंगे हम मल्टीपल चॉइस टाइप का ही, एक और क्वेश्चन हम देख लेंगे। ग्रीन कलर ऑफ लीव्स, ग्रीन कलर ऑफ leaves is due to presence of the pigment, is due to presence of the pigment. Green color of leaves is due to the presence of the pigment. Option number A, chlorophyll, या हिंदी में हम इसको कहते हैं हरित लवक। ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम्स, इसको हम हिंदी में भी राइबोसोम्स ही कहते हैं। बच्चों विज्ञान में बहुत सारे शब्द आपके पास ऐसे आएंगे जिनकी कोई हिंदी ही नहीं है। राइबोसोम्स को हम राइबोसोम्स ही कहते हैं, है ना। तो कोशिश करेंगे, अभी आप क्लास 8th में हैं, धीरे धीरे इंग्लिश में भी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हायर क्लासेस में आपको चीजें ज्यादातर इंग्लिश में ही बताई जाती हैं और कॉलेज में तो हिंदी में सब्जेक्ट ही नहीं होता है साइंस का, है ना। तो आप दोनों भाषाओं में समझते समझते फिर इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझते रहेंगे तो आपको आसानी रहेगी आगे जाके। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको भी हम हिंदी में केवल माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन नंबर डी है क्लोरोप्लास्ट। अब इन चारों में से आपको सही ऑप्शन बच्चों बताना है कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों का हरा रंग किस पिगमेंट के कारण होता है ना। तो देखो, ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, तो इसलिए अच्छी तरह से आप समझ लेंगे। देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हरित लवक होता है, यानी कि हरे रंग का प्लास्टिड होता है जो हरी पत्तियों के अंदर पाया जाता है। लेकिन जो उसका हरा रंग है पत्तियों का, वो हरित लवक के अंदर मौजूद क्लोरोफिल के कारण होता है। तो यदि पूछा जाए कि कौन सा पिगमेंट पत्तियों के हरे रंग के लिए उत्तरदायी है, तो हम उसमें क्लोरोप्लास्ट पर निशान लगाएंगे, क्लोरोफिल पर निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि पिगमेंट की जब बात हो रही है तो क्लोरोप्लास्ट ही आपको लिखना होगा। क्लोरोफिल जो है वो एक ऐसा पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये मौजूद होता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और क्लोरोफिल क्या कर सकता है, सूर्य की रोशनी को अवशोषित करके इसको केमिकल एनर्जी में बदलने में योगदान देता है। तो ऑप्शन जो है वो आप लिखेंगे इसमें आंसर, सही आंसर में आप, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, कुछ बच्चे क्लोरोफिल पर निशान लगाएंगे, कुछ बच्चे क्लोरोप्लास्ट पर निशान लगाएंगे, लेकिन आपको क्लोरोप्लास्ट पर ही निशान लगाना है, क्योंकि क्लोरोफिल के बारे में आपकी क्लास के सिलेबस में अभी ब्रीफ में बताया नहीं गया है। तो सही ऑप्शन पे आप लगाएंगे निशान, क्लोरोफिल पे। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है और ये भी इस जगह पे रॉन्ग ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सभी नोट करेंगे अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट used for expressing dimension of cell is ऑप्शन नंबर ए सेंटीमीटर में नापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी मिलीमीटर में नापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोमीटर में नापा जाता है, और ऑप्शन नंबर डी मीटर में नापा जाता है। ठीक है, तो इसमें ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो सेल यानी कोशिका का डायमेंशन होता है, आप सबको पता है बहुत ज्यादा छोटा होता है ना, तो मीटर तो हो ही नहीं सकता, मिलीमीटर भी नहीं हो सकता, सेंटीमीटर भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटीमीटर को भी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, मिलीमीटर को भी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, मीटर को आप बिल्कुल अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो आप अपनी आंखों से कौन सा साइज नहीं देख सकते, माइक्रोमीटर को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ए रॉन्ग, बी रॉन्ग और डी भी रॉन्ग है, सी आपका सही आंसर है। इसको क्या करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों।
the most important function of cell membrane is function of cell membrane the most important function of cell membrane is that it, option number A, controls the entry and exit of materials from cells. Control the entry and exit of materials from cell. Materials from cell. ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल्स ओनली द एंट्री ऑफ मटेरियल्स इनटू सेल्स. कंट्रोल्स the exit of materials, the entry of materials, entry of materials. ऑप्शन नंबर सी में है कंट्रोल्स only the control only the exit of materials और ऑप्शन नंबर डी है allows entry and exit of materials without any control. Without any control. तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है सेल मेम्ब्रेन का वो क्या है. ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कंट्रोल द एग्जिट एंड एंट्री ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम सेल, यानी कोशिका से मटेरियल्स के अंदर और बाहर जाने की जो प्रक्रिया है उसको कंट्रोल करने का काम करती है सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि केवल मटेरियल्स के अंदर आने वाली प्रक्रिया को कंट्रोल करती है. ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि केवल बाहर जाने वाली प्रक्रिया को कंट्रोल करती है. और ऑप्शन डी कह रहा है अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स विदाउट एनी कंट्रोल, यानी कि किसी भी तरीके के मटेरियल को बिना किसी कंट्रोल के अलाउ करती है, अंदर और बाहर आने जाने देती है सेल मेम्ब्रेन. तो बच्चों इसमें से कौन सा सही है? सेल मेम्ब्रेन के जो कार्य हैं उसमें से कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट है या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो आपको लिखना है. तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो एंट्री और एग्जिट दोनों को कंट्रोल करती है और सेल मेम्ब्रेन जो है सेल को शेप देने का भी काम करती है. तो ऑप्शन नंबर जो है बच्चों ए वो सही है. ये है ऑप्शन नंबर ए, ये सही है. केवल एंट्री को कंट्रोल करती है, गलत है. केवल एग्जिट को कंट्रोल करती है, ये भी गलत है. और
अलाउ कर देती है हर तरह के पदार्थ को अंदर आने देने से या बाहर जाने देने का, तो ये भी गलत है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आप सबका फेवरेट कैरेक्टर पहेली, पहेली जो है, पहेली ने क्या किया? पहेली एक्सीडेंटली प्लेस्ड हर हैंड, पहेली ने गलती से क्या किया? अपने हाथ को एक्सीडेंटली प्लेस्ड हर हैंड ऑन फ्लेम, से एक्सीडेंटली अपने हाथ को किस पे रख दिया? आग पे रख दिया। उसके बाद एंड हुआ क्या? उसके बाद इमीडिएटली पुल्ड इट बैक, यानी हवा, हाथ को आग पर जैसे ही रखा तुरंत उसने पीछे अपने हाथ को खींच लिया, है ना। उसने क्या किया? कुछ उसको महसूस हुआ। She felt the sensation of heat, sensation of heat and reacted, उसने तुरंत रिएक्ट किया, reacted due to the action of ऑप्शन नंबर ए है ब्लड सेल्स, ऑप्शन नंबर बी है स्किन सरफेस, ऑप्शन नंबर सी है नर्व सेल, ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लियस ऑफ सेल्स। बच्चों, पहेली जो आप सबका फेवरेट कैरेक्टर है, उसने गलती से आग पर अपना हाथ रखा और तुरंत अपने हाथ को पीछे खींच लिया। उसको एक हीट का सेंसेशन फील हुआ तो उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन जो उसने ये रिएक्शन किया ये किस कारण से हुआ? क्या ब्लड सेल्स ने उनको ये बताया कि ये एक्शन करना चाहिए, या स्किन सरफेस से सेंसेशन आई, या फिर नर्व सेल से आई, या फिर न्यूक्लियस ऑफ द सेल से ये सेंसेशन आई? ये आपको बताना है। तो देखो बच्चों, जो नर्व सेल होती है ना, ब्लड सेल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्किन सरफेस को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जो नर्व सेल, जो उसके अंदर न्यूरॉन्स, आप जैसे जब बच्चे आंसर करेंगे तो इसमें से बहुत सारे बच्चे स्किन सरफेस पे टिक लगाएंगे, लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत होगा। जो उसके अंदर नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है उनमें जो न्यूरॉन्स होती हैं, नर्व सेल जो है वो इसको रिसीव करती है ना। इस तरीके की, जैसे ये हुआ, आग से गर्माहट फील हुई, वो रिसीव करने का काम किसने किया? नर्व सेल ने, और उसको फिर ट्रांसफर कर देती है दूसरे कोशिकाओं तक। और जो दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन किसके कारण करते हैं? वो नर्व सेल के ही कारण करते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत कभी ऐसा केस आपने देखा होगा कि यदि हाथ सुन्न पड़ गया हो, जहां की जिसकी नर्व्स काम ना कर रही हो, उनको किसी भी तरीके की चीज से कोई भी सेंसेशन नहीं होती है, जिसको कभी कभी हम पैरालिसिस का अटैक भी कहते हैं। पैरालिसिस का अटैक जिसको हो जाता है, उसका हाथ सुन्न पड़ जाता है तो उस पर कोई असर नहीं होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो भी रॉन्ग है, और ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है और ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम करेक्ट है। नर्व सेल जो होती है, लिखेंगे साथ में, नर्व सेल and transmit signals to other body parts external stimuli is due to nerve cell. बच्चों इस क्वेश्चन को नोट करेंगे और इसके आंसर को भी नोट करेंगे, ऑप्शंस को भी आप नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम कर सकते हैं, तो एक और क्वेश्चन हम लिख लेंगे बच्चों। क्वेश्चन है, द thread like structure present in the nucleus are nucleolus, option number B, chromosomes, option number C, genes, और ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम्स। जो धागे के जैसी संरचना केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ई, न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका, गुणसूत्र, जीन्स और राइबोसोम्स। इसमें से बच्चों आपका ऑप्शन नंबर राइबोसोम्स जो है वो रॉन्ग है, जीन्स भी रॉन्ग है, प्रेजेंट होता है लेकिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं पड़ता। जो आपको दिखाई पड़ता है विभाजन के समय पे वो होता है गुणसूत्र, और न्यूक्लियोलस भी इसका रॉन्ग है। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपको न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसी संरचना के रूप में प्रेजेंट होते हैं।
वो एक्चुअल में न्यूक्लियर मटेरियल होता है, क्रोमैटिन फाइबर्स, जो विभाजन के समय पे गुणसूत्र के रूप में आपको दिखाई पड़ते हैं। और इसके बारे में आप जब बड़ी क्लासेस में पहुंचेंगे तो और अच्छी तरह से आपको इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न किए। आशा करती हूँ जब ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो आपको समझ में आते होंगे, आप बोर्ड से नोट करते होंगे और अपना क्वेश्चन बैंक आप तैयार कर रहे होंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।